धीरता को धारण करके आप जिस प्रकार की मेहनत करोगे उसी प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं अगला अध्याय। 8वां अध्याय देखेंगे, जामुन का पेड़। कक्षा 11 की पुस्तक चल रही है, आरोह भाग 1। ये पाठ प्रारंभ करूं उससे पहले जो पिछला अध्याय हमने पढ़ा था रजनी मन्नू भंडारी साहिबा का, उस पाठ से एक सवाल पूछता हूं आपको। उस सवाल का सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। अब रोज मैं जो भी पाठ पढ़ाऊंगा उससे पहले वाले पाठ का सवाल जरूर पूछूंगा आपसे। सवाल यह है कि अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? 70, 72, 74 या फिर 76। 4 ऑप्शन है, क्या सही उत्तर होगा वो आप कमेंट करके बताना। तो 8वां अध्याय देखते हैं, जामुन का पेड़। कृष्णचंद्र साहब का अनुरोध, वीडियो को लाइक कर दो। आप अभी भूल जाते हो फिर आप शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वैसे। और सर्च करते हो आप तो कवि आदि गणेश हिंदी, इस नाम से सर्च कर लो आप। हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 3400 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। कई साथियों को पढ़ने के सही तरीके नहीं मालूम कि किस प्रकार से पढ़ाई करें, तो पढ़ाई के अंदर मन लगाने के 10 तरीके, ऐसे 10 स्टेप्स आप फॉलो करके पढ़ाई में मन लगा सकते हो। ये वीडियो मैंने आज ही 15 मिनट का मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल, दूसरा यूट्यूब चैनल कौन सा है, आदि की आवाज़, जिस पर मैं पढ़ाई से रिगार्डिंग पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूं। तो आदि की आवाज़ जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर देखो कि पढ़ाई में मन लगाने के 10 तरीके, और बहुत ही रामबाण तरीके हैं। उनका आपको पता भी होगा लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे। तो आदि की आवाज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और वो वीडियोज़ देखो आप। चलिए अब प्रारंभ कर लेते हैं हम ये अध्याय। और नए साथी जो जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, कक्षा 9-10 की किताबें कंप्लीट हो गई है। कक्षा 11 की वितान भाग 1 हो गई, अंतराल भाग 1 हो गई, और अभी आरोह भाग 1 चल रही है। शाम को 8 बजे काव्य शास्त्री क्लास होती है, 3 बजे ये पाठों वाली। देखिए, अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने रचना से कृति से ये पंक्तियां हैं जो ली गई है। कृष्णचंद्र साहब, परिचय देखें तो जन्म होता 1914 के अंदर, पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरा कला के अंदर। जिला गुजरा कला के अंदर होता है साहब। रचनाओं की हम बात करें, प्रमुख रचनाओं की, तो एक गिरजा ए खंदक, एक गिरजा ए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये सभी क्या है, कहानी संग्रह है दोनों। यूकेलिप्टस की डाली और एक गिरजा ए खंदक क्या है, कहानी संग्रह साहब। बात करें शिकस्त, जरगांव की रानी, शिकस्त जरगांव की रानी। सड़क वापस जाती है, सड़क वापस जाती है, और आसमान रोशन है। एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वैश्य हैं, जब खेत जागे 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज़ की नाव और मेरी यादों के किनारे। ये सभी के सभी क्या है, उपन्यास है साहब। क्या है, उपन्यास। जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। शिकस्त, जरगांव रानी, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है को ध्यान में रखना, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा ध्यान रखना। इस उपन्यास किसका है, कृष्णचंद्र साहब का। एक गधे के उपन्यास को जरूर ध्यान में रखें। अन्नदाता हम वैश्य हैं, इसको भी ध्यान में रखें। जब खेत जागे 52 पत्ते और एक वायलिन समंदर के किनारे, वे एक वायलिन समंदर के किनारे को जरूर ध्यान में रखें। कागज़ की नाव को ध्यान में रखें और मेरी यादों के किनारे। तो कागज़ की नाव को भी ध्यान में रखें। उपन्यास किसके हैं, कृष्णचंद्र साहब के हैं। सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है और मृत्यु सन 1970 में हो जाती है। हर एक चीज़
को आप खोद खोद के ढूंढो, उससे अच्छा पाठ के अंदर जितनी चीज़ें दी गई है वो आपके कंठस्थ होने चाहिए। पाठ में जितनी चीज़ें दी हुई है उन पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि सारे सवाल किताबों से हैं जो उठाए जाएंगे। प्रेमचंद के बाद की हम बात करें तो प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी जो विधा है इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। ये उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र, इनका नाम महत्वपूर्ण आता है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका क्या गहरा संबंध था, और जिसका असर उनकी रचनाओं में क्या स्पष्ट रूप से जो झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही क्या रोजी रोटी का क्या सहारा बना लिया। कुछ लोग शौक के तौर पर लिखते और काम दूसरा करते, लेकिन कृष्णचंद्र उन रचनाकारों में आते हैं कि रोजी रोटी का सहारा भी लेखन को ही बनाया इन्होंने। फिर कृष्णचंद्र की प्राथमिक जो शिक्षा है वो पुंछ में हुई, यानी जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च जो शिक्षा है इसके लिए 1930 में ये लाहौर आ गए थे और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में क्या लिया, प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। एमए किस में किया, अंग्रेजी में किया। कहाँ से किया, 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से। बाद में उनका जो जुड़ाव है वो फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे क्या मुंबई में ही रहे साहब। यूँ तो कृष्णचंद्र जो थे इन्होंने उपन्यास नाटक और रिपोर्टाज और लेख भी है जो बहुत लिखे, लेकिन जो उनकी पहचान है वो कहानीकार के रूप में है जो अधिक हुई। कहानीकार के रूप में ज़्यादा है जो प्रसिद्धि इनको मिली। ठीक है, जैसे कि महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। तो ध्यान में रखना, आईने के सामने और महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने और महालक्ष्मी का पुल किनकी कहानियां है, कृष्णचंद्र साहब की है। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। जो उनकी रोमानियत देखने को मिलती है वो काव्यात्मक रूप से देखने को मिलती है इनकी रचनाओं में। कृष्णचंद्र उर्दू और कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए भी बहुत चर्चित हैं और वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के क्या है, पक्षधर है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कृष्णचंद्र क्या है, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ जो लिखा जाने वाला साहित्य है ना, उसके पक्षधर है, उसके सपोर्टर हैं। ध्यान में रखना इस बात को। आज जो हम अध्याय आगे देखने वाले हैं, कौन सा, जामुन का पेड़, ये कृष्णचंद्र साहब की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। तो विधा पूछ ली जाए तो विधा आपको ध्यान में रखना है, हास्य व्यंग्य कथा है ये एक तरीके से। ठीक है, हास्य व्यंग्य प्रकार की। और हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन है जो करती है। ये जो कथा है, ये जो कहानी है, इसमें हास्य व्यंग्य का पुट है वो देखने को मिलेगा आपको। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं। कोई बात आपको अतिशयोक्तिपूर्ण लगे कि यार इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया, ऐसा भी हो सकता है क्या, तो कोई हैरत की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। हंसी के अंदर काम की बातें व्यंग्यात्मक रूप से हैं जो इसमें प्रदर्शित कर दी जाएगी कि कार्यालयों के अंदर उनका जो विस्तार वो कितना निरर्थक और जो पदानुक्रम है कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने जो आता है। संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष से भाव मतलब ये है, इनके अंदर आपको जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। व्यवहार है जो बिल्कुल आपके अनुकूल, आप मतलब सही तरीके से बिहेवियर आपको नहीं मिलता, ये चीज़ भी देखने को मिलती है। तो ये था इनके परिचय के विषय में और पाठ के विषय में, पाठ के संदर्भ में कि जामुन के पेड़ के अंदर क्या कुछ और कौन सी इसकी विधा है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं।
रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ हम कह सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से आंधी। झक्कड़ क्या हो जाएगा? आंधी। आप चाहें तो लिख सकते हैं ऊपर, जोर का झक्कड़ चला या जोर का झोंका आया, यानी आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा था। क्या? लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा, और सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। पेड़ के नीचे क्या? आदमी दबा पड़ा है। पहली पंक्ति को जरूर ध्यान में रखना, नोट कर लेना। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। पंक्ति किस अध्याय की है? जामुन का पेड़। रात, पहली पंक्ति कई बार पूछ ली जाती है, पहले भी पूछी गई है परीक्षाओं में। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास गया, और सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लोन में आया। ये क्रम जरूर ध्यान में रखना। जब आदमी दबा पड़ा, सबसे पहले ये पूछ लिया जाए कि लोन के अंदर जो जामुन का पेड़ है वो गिर पड़ा था, उसके नीचे सबसे पहले दबे हुए आदमी को किसने देखा? तो सवेरे को जब माली ने देखा, सबसे पहले माली ने देखा, और माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास जाता है। चपरासी फिर दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है? क्लर्क के पास जाता है। क्लर्क दौड़ते हुए सुप्रिटेंडेंट के पास जाता है, और सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लोन में आता है। और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ है जो इकट्ठी हो जाती है। साहब देख लीजिए ये चित्र। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। तो ध्यान में रख लेना इस कथन को विशेष तौर से। पहला ही कथन हो रहा है यहाँ पर, एक क्लर्क का कथन है। क्लर्क बोलता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। सबको अपनी अपनी पड़ी है। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। अरे भाई साहब, ये आदमी की भी तो सोचो थे, थोड़ी घनी आदमी के बारे में बात करो, आदमी की तो देखो, था तो रसर फलर जमुन रे दिख रहा है। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, किसका कथन? एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतनी भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोलता है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते हुए कहा। ये बोल रहा दूसरा चपरासी कि मर गया होगा, इतने भारी पेड़ से कोई बच सकता है क्या? वो नीचे से बोलता, भाई साहब जिंदा हूँ मैं। जबरदस्ती कठिनता से बोलता है, कराते हुए दर्द के मारे। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताजुब से कहा कि अभी तक जिंदा है। एक क्लर्क ताजुब से बोलता आश्चर्य से, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली सुझाव दे रहा है कि पेड़ से हटाकर जल्दी से निकालो। भी सुझाव भी बातें चल रही है, नहीं निकालने। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर आप करें। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोलता है। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है कि ये नहीं निकाला जाएगा, बहुत भारी है पेड़ वेड़, मुश्किल ही लगता है मुझे तो। अरे क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को जो निकाला जा सकता है। कौन बोले तब? अगर सुपरिटेंडेंट साहब है ना, हुक्म दे, आदेश दे। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। भाई साहब ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ एक बार। तो देखो ये पूछताछ में कर रहे हैं, उसका जितने में काम हो जाएगा। यही होता है आजकल भी, आप देखते हो ना, कोई एक्सीडेंट वगैरह कहीं कुछ हो जाता है तो हाँ उसको फ़ोन लगाते उसको, अरे रुको मैं अभी उससे बात कर लेता हूँ थाने में, ये वो इसी प्रक्रम में रह जाता है पीछे। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। ये चक्कर चलता ही रहा। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा।
फाइल चलती रही और इसी में क्या आधा दिन बीत गया। पूछताछ करने के चक्कर में क्या आधा दिन चला गया साहब। और ये जैसे कार्यालयों की संवेदन शून्यता इस प्रकार से देखने को मिल रही। देखिए, दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। कितने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भाग आया, बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला हम लोग खुद इस पेड़ को जो नहीं हटा सकते। ध्यान में रखना इस कथन को। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। लो साहब, मैं इस फाइल को अर्जेंट मार करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को जो हटवा दिया जाएगा। चौका हटवा यार है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में जो गिरा है। दूसरे दिन कृषि विभाग से क्या उत्तर आता है कि पेड़ जो है व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर ही पड़ती है। और यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन भी फाइलें जो चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले है जो करें। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि उद्यान कृषि, ठीक है, उसके बाद भेज रहे हैं। और क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर जो कृषि वाला डिपार्टमेंट है अनाज और खेती के मामलों में ही फैसला करने का हकदार है, वो दूसरे मामलों में दखल नहीं देता है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर जो उद्यान कृषि है उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा साहब, उसके अंतर्गत आता है ये। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की जो इजाज़त दे दी साहब। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक जो फैसला हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दबा हुआ आदमी है जो कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें जाकर खबर है जो देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मैं लावारिस हूँ किसका कथन है? दबे हुए आदमी का ध्यान रखना। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से क्या हट जाता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। अब क्या जवाब आया है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो साहित्य प्रेमी आदमी जो जान पड़ता था, और उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं देता है। अब क्या किया जाए साहब? इस पर मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। देखिए, इस पर एक मंचले ने कहा कि अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता ना तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से निकल जाएगा, और वह पेड़ वहीं का वहीं है जो रहेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी देखिए, ज्ञान देखिए, दिमाग देखिए इनका। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए, दबा हुआ आदमी कहते, अरे भाई साहब मन मारो लाता इं तो मारो काम हो जैसे तमाम हो जाए। ये भी ठीक कहता है, एक क्लर्क ने बोला। एक क्लर्क बोलता है कि ये भी ठीक ही कहता है कि इस तरीके से तो ये मर जाएगा भाई साहब। तो आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं है आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए ना तो प्लास्टिक
सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जो जोड़ा जा सकता है। ये ज्ञान फैल रहा अपना। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन करने के लिए जो भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को प्रकार, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। कि ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा लेकिन आदमी मर जाएगा। भाई साहब, तो ऑपरेशन का करेगा क्या फिर? इसलिए यह फैसला भी क्या रद्द कर दिया गया है। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे जो सेक्रेटरी है ना, उनकी मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम बनाए देंगे हम। एक दबा हुआ आदमी एक आ भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन। एक कमाल का शेर है। वो दबा हुआ आदमी एक आ भरकर धीरे से बोला। इस चीज़ को ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। ये शेर पूछा जा सकता है किसने कहा। तो दबे हुए आदमी ने आ भरकर कहता है कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कि खाक हो जाएंगे तुमको जब ठीक ठीक पता लगे ना चक्कर क्या, तब तक तो। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? भाई हमारी बिरादरी का लगता है ये तो। कि क्या तुम शायर हो? माफ कीजिए, कि क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने फिर कलर को बताया, कलर ने हेड कलर को। थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है, कवि है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा भाई साहब। और इसकी चर्चा शहर भर में फैल गई। शाम तक गली गली में से शायर जमा होने शुरू गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया, जैसे कोई कवि सम्मेलन हो। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को जो मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट के सांस्कृतिक डिपार्टमेंट से इसका संबंध है भाई साहब। तो कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से जो छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी की सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। अब इंटरव्यू देखिए। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? किस तकल्लुफ से, किस उपनाम से लिखते हो? कि ओस उपनाम से लिखता हूँ। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? कि ओस के फूल जो गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है वही हो तुम? तो ध्यान में रखना, ओस के फूल पूछा जा सकता है गद्य संग्रह है या पद्य संग्रह, तो गद्य संग्रह। दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। कि हमारी अकादमी मेंबर हो? आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है इस तरीके से। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं साहब, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए आप, अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और ये तो ये लो चुनाव पत्र तुम। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो तो सही भाई साहब। मेंबर का क्या चाटूं क्या, मैं चाट डालूं क्या? दबे हुए आदमी ने करा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। ये हम नहीं कर सकते भाई, सेक्रेटरी ने कहा। और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी है जो कर सकते हैं। यानी कि तुम
कहो बिल्कुल इजाज़त दो और मामला करो तो उन तक हमको इशाअत आरा से जो पहुंचा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ भाई साहब, कभी रुक रुक कर बोला मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुलाड़ी से संबंधित है। भाई साहब कलम से कोई पेड़ थोड़ी कटेगा। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट पे लिख दिया कि भाई साहब संभालो इसको, काम करो। और शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी ये जो जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। तो ये पूछ लिया जाए सेक्रेटरीट के लोन में जामुन का पेड़ किसने लगाया था, तो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया ना, अब विदेश विभाग से सोचना है कि पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार ने हमारे साथ जो संबंध है वो सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया सरकार से संबंध बिगड़ जाएंगे भाई साहब, आदमी मरो तो मरो भले। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क ने चिल्लाया, एक क्लर्क जोर से चिल्ला, अरे भाई साहब एक आदमी की जान का सवाल है, क्या करते हो तुम लोग ऐसे। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया कि तू तो बोल रहा है एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरा क्लर्क बोला भाई साहब 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खतरे एक आदमी का जीवन भी बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। अब आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो भी फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा, वे भी कल ही काटेंगे और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल है जो पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव, चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी, चींटियां जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, यानी कि कवि का साहब काम तमाम हो गया। तो देखिए ये सरकारी मामले का, सरकारी कार्यालयों का हाल है साहब। इतनी संवेदन शून्यता है साहब, इधर उधर फाइल करते रहते हैं, लेकिन कोई भी है जो ये नहीं करता कि चलो हम देख लेते हैं। तो ये था अपना अध्याय। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। झक्कड़ यानी आंधी, रुआंसा, रोनी, सूरत, ताज्जुब, आश्चर्य, हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, एग्रीकल्चर कृषि, तगाफुल यानी विलंब, देर, उपेक्षा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3400 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, आदि की आवाज़ नाम से। तो आपको वो मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और आज एक वीडियो डाला है 15-16 मिनट का कि पढ़ाई में मन लगाने के तरीके, पढ़ाई में मन लगाने कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अच्छे से पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं, अच्छे से लक्ष्य की ओर है जो आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ाई में मन लगाने के जो तरीके हैं, जो बातें हैं आपको पता है, लेकिन उनको फॉलो कैसे करना है, क्या कुछ करना है, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर जाके आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर देखें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।